हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीपल एंड इन्वायरमेंट पार्ट 4। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पीपल एंड इन्वायरमेंट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेचुरल हैजार्ड्स और AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। और यहाँ से भी जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था यहाँ पे पीपल एंड एनवायरनमेंट पार्ट 3। उसमें ये क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस गैसेस में इंडिया का रैंक या मतलब इंडिया की पोजीशन। तो इंडिया लाई करता है अभी 4th आफ्टर चाइना, USA, EU। उसके बाद 4th नंबर पे आता है इंडिया। तो 3rd था, उसकी जगह 4th कर देना। और अब शुरू करते हैं नेचुरल हैजार्ड्स। अब नेचुरल हैजार्ड्स या फिर नेचुरल डिज़ास्टर एक ही बात है, मतलब जिससे नुकसान ही होता है कुदरती तौर पे, मतलब नेचुरली, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया। लेकिन इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन मेन है कि कौन सी आपदा या फिर कौन सा डिज़ास्टर किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मेन है और ऐसे ही क्वेश्चन वो बार बार पूछता है। सो नेचुरल हैजार्ड्स आर सबसेट ऑफ ऑल हैजार्ड्स। तो जितने भी हैजार्ड्स हैं कुदरती तौर पे, ये होते तो नेचुरली हैं। एंड नेचुरल हैजार्ड्स इवेंट्स कैन बी करेक्टराइज बाय देयर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, स्पीड ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड एरिया ऑफ एक्सटेंड। तो ये कह रहा है कि जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उनको करेक्टराइज, मतलब उनके नेम जो दिए जाते हैं या करेक्टराइज किए जाते हैं, उनके मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, मतलब कितनी उसकी इंटेंसिटी है या फिर कितने मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना प्रभाव है उस आपदा का। एंड स्पीड ऑफ वन सेट, उसकी स्पीड। एंड ड्यूरेशन एंड एरिया ऑफ एक्सटेंड, और स्पीड हो गया, ड्यूरेशन टाइम हो गया, या फिर कितना एरिया वो कवर करता है डिज़ास्टर। एंड फॉर एग्जांपल अर्थक्विक हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड यूजुअली अफेक्ट अ रिलेटिवली स्मॉल रीजन। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि इनमें से कौन सा अभी स्मॉलेस्ट रीजन को इफ़ेक्ट करता है। तो वो है अर्थक्वेक, एक स्मॉलेस्ट रीजन को अफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट वन, वेयर एज ड्रॉट्स। अब ये वाला क्वेश्चन जुलाई 2018 में आ भी चुका है। यहाँ पे कह रहा है ड्रॉट्स आर स्लो टू डेवलप एंड फेड अवे। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ आया था जुलाई 2018 में। इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर स्लोली डेवलप भी होता है और उसका फिनिट एंड और स्टार्टिंग नहीं होती डेफिनेट। तो वो डेफिनेट स्टार्ट वो क्या है, ड्रॉट का ही है। तो ये क्या है, स्लो टू डेवलप एंड फेड अवे एंड ऑफ्टन अफेक्ट द लार्ज रीजन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये अफेक्ट करता है लार्ज रीजन को। तो दो क्वेश्चन यहाँ से अपने बनते हैं। एक तो ये वाला ऑलरेडी पूछ चुका है, और एक क्वेश्चन बनता है ये वाला कि अर्थक्विक एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जो स्मॉल रीजन को अफेक्ट करता है। और कई डिज़ास्टर ऐसे होते हैं जो दो डिज़ास्टरों से मिलके बनते हैं, मतलब इन सम ऑफ द केसेस हैजार्ड्स में बी कपल्ड, एज इन द फ्लड कॉज्ड बाय हरिकेन। अब देखो, जो फ्लड आए हैं, फ्लड किससे, हरिकेन से। और सुनामी दैट इज़ क्रिएटेड बाय एन अर्थक्विक्स। और जो सुनामी आते हैं समुद्र में, वो किससे आते हैं, अर्थक्विक्स। जो समुद्र के नीचे अर्थक्विक्स आते हैं, तो अर्थक्विक के कारण यहाँ पे सुनामी, मतलब कपल्ड दो चीज़ों से, दो डिज़ास्टर से मिल के भी यहाँ पे कोई डिज़ास्टर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब देखो, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। इसके नाम में पहले हाइड्रो क्या होता है, जो भी चीज़ें पानी से जुड़ी हुई हैं। और मेट्रोलॉजिकल का मतलब है यहाँ पे, देखो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जो मौसमी विभाग कहते हैं, मतलब मौसम संबंधी। तो ये क्या है, एक तो पानी से जुड़ा हुआ है और दूसरा मौसम से। मतलब समुद्र में वेव्स की ऊपर या नीचे, या फिर ज़्यादा वेव्स के आने की वजह से, या फिर कुछ उथल पुथल होने की वजह से समुद्र में जो भी मौसम में चेंज होता है, तो जो भी मौसम में चेंज होने के कारण फिर हैजार्ड्स आते हैं। तो वो हो गया हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स। सो नेचुरल प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक, हाइड्रोलॉजिकल और ओशिनोग्राफिक। अब देखो, हाइड्रोलॉजिकल जो भी पानी से रिलेटेड, और ओशिनोग्राफी मतलब समुद्र से रिलेटेड। दैट इज नेचर दैट मे कॉज द लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो मतलब जो भी ये दो चीज़ें, मतलब हाइड्रोलॉजिकल या फिर ओशिनोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं या फिर डिज़ास्टर आ रहे हैं, जो लाइफ लॉस का कारण बन सकता है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज के कारण बन सकता है, जो डिज़ास्टर लेके आएगा।
और अब ये वाली लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मेट्रोलॉजिकल मतलब हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल के अंडर हैं करेक्टरिस्टिक्स, वो इसमें ऐड हो जाएंगी। सो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स इंक्लूड, अब इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और इनको हम बोलते हैं टाइफून्स एंड हरिकेन्स। उसके बाद थंडरस्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स एंड टर्नेडोज हो गए, ब्लिजार्ड्स हो गए, हैवी स्नोफॉल, एवलेंचेस एंड कोस्टल स्टॉर्म सर्जेस, फ्लड्स हो गए इंक्लूडिंग फ्लैश फ्लड्स एंड ड्रॉट्स हो गए, एंड सी इरोजन, हीट वेव्स एंड कोल्ड स्पेल्स। तो ये इतनी चीज़ें आती हैं इसके अंडर, मतलब हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंडर। इनको वन बाय वन इनकी स्टडी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन आया भी है लास्ट कुछ ही सालों में। ओके, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कंडीशंस ऑल्सो कैन बी फैक्टर इन अदर हैजार्ड्स। अब देखो, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल की वजह से ही कई और हैजार्ड भी आ सकते हैं, सच है जैसे लैंडस्लाइड्स। अब देखो, पानी का लेवल बढ़ेगा या फिर पानी सी में से बाहर आएगा, तो जो लैंड है तो लैंडस्लाइड्स भी करेंगी, एंड वाइड लैंड फायर्स ये भी हो सकता है, एंड एपिडेमिक्स, देखो महामारी भी फैल सकती है। महामारी मतलब जीव जंतु जो जितने ही मरते हैं वो महामारी उससे फैलने की डर होती हैं। एंड इन द ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पर्जल ऑफ टॉक्सिक सब्सिस्टेंस एंड वॉल्केनिक इरप्शन मटेरियल। तो यहाँ पे अगेन कह रहा है टॉक्सिक सब्सिस्टेंस एंड वॉल्केनिक इरप्शन मटेरियल। तो इतनी चीज़ें अगर कुल मिला के हम कहें, ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल की वजह से और भी डिज़ास्टर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिकल हैजार्ड्स। अगेन जियोलॉजिकल वर्ड जुड़ा हुआ है अर्थ से रिलेटेड, तो जितनी भी चीज़ें इंटरनल अर्थ के अंदर हो रही हैं, जैसे जियोग्राफिकल हैजार्ड्स इंक्लूड इंटरनल अर्थ प्रोसेस। तो ये क्या है, एक इंटरनल अर्थ प्रोसेस है, सच एज earthquakes, volcanic activity and emissions, and related geophysical processes such as mass movement, landslides, rock slides, surface collapse and डेब्रिस और मड फ्लोज। तो इतनी ये चीज़ें, तो ये इनमें से ये अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गए, लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो आती हैं जियोलॉजिकल हैजार्ड के अंडर। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर समझनी है कि कौन सी डिज़ास्टर किसके अंडर आते हैं। तो ये जियोलॉजिकल हैजार्ड्स में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू सम ऑफ दीज प्रोसेसेस। अब देखो, कुछ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट करते हैं जियोलॉजिकल को, जैसे सुनामी हो गया। अब सुनामी को कैटेगराइज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये अर्थक्वेक से होता है और होता है लेकिन समुद्रों में है। तो लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक तो हाइड्रो भी जुड़ गया यहाँ पे क्योंकि पानी से भी रिलेटेड है, और दूसरा है जियो, मतलब जियोलॉजी या फिर जियोलॉजिकल हैजार्ड से भी ये जुड़ा हुआ है। सो दैट सुनामी आर डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज ऑल्दो दे आर ट्रिगर्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक। अब वो कहाँ पे आते हैं, अंडर सी अर्थक्वेक आते हैं, जो सी के अंदर अर्थक्वेक हैं उनकी वजह से आते हैं सुनामी। एंड अदर जियोलॉजिकल इवेंट दे आर एसेंशियली एन ओशियन प्रोसेस। तो वो क्या है, एक ओशियन प्रोसेस है दैट इज़ मैनिफेस्टेड एज कोस्टल वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स। अब इनको स्पेशली कैटेगराइज किया हुआ है कोस्टल वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये डिज़ास्टर किसके अंदर आ गया, कोस्टल वाटर रिलेटेड हैजार्ड के अंदर। तो सुनामी ना तो प्योरली जियोलॉजिकल के अंदर आया और ना ही प्योरली हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल के अंदर आया, तो ये यहाँ पे कैटेगराइज हो गया कोस्टल वाटर रिलेटेड हैजार्ड। एंड नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब देखो, बायोलॉजिकल टर्म्स जुड़ा हुआ है जीव विज्ञान से रिलेटेड, तो मतलब जितनी भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती हैं। सो प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन और कन्वेड बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स। तो मतलब बायोलॉजिकल वेक्टर्स, अब देखो ये बेसिकली फैलते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू या फिर जो इन्फेक्शंस होते हैं मतलब कॉन्टेंजन होते हैं उनके थ्रू। सो दैट including exposure of microorganisms, toxins and bioactive substances that may cause loss of life। तो वो क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी या फिर
डैमेजेस वो वगैरह वगैरह, मतलब इस लाइन का सारा का मतलब यही है। तो टोटली मिला के यहाँ पे डिज़ास्टर ही आएगा, और उस डिज़ास्टर को हम कहेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल डिज़ास्टर। तो मेन बात समझने वाली ये है कि बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के अंदर क्या आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है बायोलॉजिकल डिज़ास्टर का या फिर हैजार्ड का, दैट एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड इंक्लूड आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक डिसीज़। अब देखो एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक डिसीज़ जैसे महामारी। अब जैसे महामारी बहुत सारे जीव जंतु अगर एक साथ मर जाते हैं तो उसमें क्या है, महामारी या एपिडेमिक फैलनी शुरू हो जाती है। एंड प्लांट और एनिमल कॉन्टेंजन। अब देखो अगेन प्लांट एंड एनिमल कॉन्टेंजन, कॉन्टेंजन मतलब स्प्रीडेबल, जो हवा के साथ साथ फैलती हैं, लाइक इन्फेक्शन वगैरह। एंड इंसेक्ट एंड अदर एनिमल प्लेग्स। तो ये सारी चीज़ें अंडर आती हैं बायोलॉजिकल के। सो दैट इज़ बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स। अगेन कंक्लूजन यही है कि टेक्नोलॉजी से जो भी डिज़ास्टर आ सकते हैं उसको हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स। सो एग्जांपल है इसका, एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स इंक्लूड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, न्यूक्लियर रेडिएशन, टॉक्सिक वेस्ट, डैम फेलियर्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, फैक्ट्री एक्सप्लोजन्स, फायर्स एंड केमिकल स्पिल्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर में। और नेक्स्ट वन, जितने भी ये टेक्निकल हैजार्ड्स होते हैं ये अराइज होते हैं नेचुरल हैजार्ड के इम्पैक्ट से भी। सो यहाँ पे मेन बात समझने वाली ये है कि टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब AQI। तो AQI में सबसे मेन बात समझने वाली वो ये है कि ये किसके साथ मर्ज होकर अभी काम कर रहा है, मतलब टेक्निकल सपोर्ट इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है और इसके कितने पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉज लॉन्च इन न्यू दिल्ली ऑन September 17, 2014 अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। तो चलो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंडर भी है। एंड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन ऑपरेटिंग नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। सो यहाँ पे इसके अंदर तो दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं। तो इन्होंने ऑपरेट किया है, दैट इज़ नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कवर करता है 240 सिटीज़ ऑफ द कंट्री हैविंग मोर देन 342 मॉनिटरिंग स्टेशंस। ओके, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। IIT कानपुर एंड द एक्सपर्ट ग्रुप्स रिकमेंड एन AQI स्कीम इन 2014। तो जो टेक्निकली सपोर्ट उसको दे रहा है IIT कानपुर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, टेक्निकली सपोर्टेड बाय IIT कानपुर। सो द अर्लियर मेजरिंग इंडेक्स वॉज लिमिटेड। पहले इससे जो मेजरिंग इंडेक्स थे वो काफ़ी लिमिटेड थे, सिर्फ 3 इंडिकेटर्स थे। उसके बाद इसको मॉडिफाइड करके अब जिस इसमें इंडिकेटर हैं वो हैं 8 पैरामीटर्स। अब इसमें 8 पैरामीटर्स इंक्लूड हैं। सो दैट द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स डाटा ऑन रियल टाइम बेसिस आर इंस्टॉल्ड इन, एक तो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है और उसके बाद इंस्टॉल किया गया मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद। अब देखते हो दिल्ली की मेनली यहाँ से खबर आती है क्योंकि वहाँ जो AQI है वो काफ़ी लो है, तो मेनली दिल्ली जो है वो हाईलाइटेड रहता है। सो देर आर 6 AQI कैटेगरीज, नेमली गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड एंड पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे भी हैं जो वेरी पुअर हैं और सीवियर हैं। अब देखो AQI दिल्ली में सबसे लो है, लो लेवल पे, मतलब लो क्वालिटी। एंड द प्रपोज AQI विल कंसिडर्ड 8 पोल्यूटेंट्स। तो इसमें 8 पोल्यूटेंट मतलब 8 पैरामीटर इंक्लूड हैं, वो हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एंड PB। अब ये चीज़ें क्या हैं, अब इनको करते हैं थोड़ा डिटेल में। जो फर्स्ट पोल्यूटेंट है इसमें, फर्स्ट पैरामीटर है वो है कोर्स डस्ट पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं PM10। अब इसकी जो विथ होती है वो होती है 2.5 टू 10 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। सो इसमें अगर हम बात करें ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये होते हैं सोर्सेज इंक्लूडिंग
क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो जो भी चीज़ क्रश होती है, चाहे वो धूल मिट्टी कुछ भी है, क्रश होती है या ग्राइंड होती है, तो उसमें धूल मिट्टी जो भी निकलती है, दैट ग्राइंडिंग ऑपरेशंस एंड डस्ट बाय व्हीकल्स ऑन रोड। तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं PM10 में, और उसका साइज होता है 2.5 टू 10 माइक्रोमीटर्स। और दूसरा आता है फाइन पार्टिकल्स, और फाइन पार्टिकल्स होते हैं PM2.5, और इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स, और स्मॉलर एंड कैन ओनली सीन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। अब बात करते हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सो फाइन पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कंबशन। तो कंबशन मतलब जितनी भी चीज़ें ज्वलनशील होती हैं, मतलब जो भी चीज़ें जल रही हैं, तो उनमें से स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, तो जो भी धुआं है वो प्रोड्यूस करेगा PM2.5। सो इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, पावर प्लांट मेनली आ गया थर्मल, एंड रेजिडेंशियल वुड बर्निंग, एंड फॉरेस्ट फायर्स, एग्रीकल्चर बर्निंग, एंड सम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मतलब जो कंबशन से प्रोड्यूस हो रहा है वो है फाइन पार्टिकल्स 2.5। और तीसरा है इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये NO2। और चौथा इसमें है पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, दैट इज सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको हम बोलते हैं, और ये एक ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस जो कलरलेस है, अडरलेस है, मतलब कोई भी कलर नहीं है उसका, कोई भी टेस्ट नहीं है, और कोई भी स्मेल भी नहीं है, अडरलेस है, एंड टेस्टलेस है। दैट इज टेस्टलेस गैस दैट इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, और जो उसकी डेंसिटी है, घनत्व है, वो एयर से बिल्कुल भी कम है। एंड नेक्स्ट वन इज 6, दैट इज ओजोन और ट्राई ऑक्सीजन। अब ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है अल्ट्रा वायलेट रे से, एंड इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द केमिकल फार्मूला ऑफ O3। तो इसका फार्मूला O3, ओजोन। और नेक्स्ट वन अमोनिया, और यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि अमोनिया कैसे कंपाउंड होता है। इट इज़ कंपाउंडेड बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर विद द फार्मूला ऑफ NH3। द अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद करेक्टरिस्टिक्स पंजेंट स्मेल। तो अगेन यहाँ पे ये भी एक कलरलेस गैस है। एंड नेक्स्ट वन इज लेड। तो लेड मेनली प्रोड्यूस होता है व्हीकल्स से। सो दैट लेड इज अ केमिकल एलिमेंट विद अ सिंबल ऑफ Pb। तो Pb इसका सिंबल है। इट इज़ हैवी मेटल दैट इज डेंसर देन मोस्ट कॉमन मटेरियल। तो जितने भी मोस्ट थोड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे थोड़ा बहुत इसकी डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, और मेनली प्रोड्यूस होती है ये व्हीकल से। तो ये 8 इंडिकेटर या फिर 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड थे AQI में। ओके, अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन एक है यहाँ पे जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड्स इज नॉट अ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। अगेन हमने पढ़ा था हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल में आता क्या क्या है। सो इसमें इंक्लूड होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो यहाँ पे बात कर रहा है ये वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो इसमें ऐड होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पे हुई है एवलेंचर्स, तो स्नो एवलेंचर यहाँ पे ये भी बात होगी। नेक्स्ट में ये कहता है सी इरोजन, तो सी इरोजन भी इसमें ऐड होता है। तो मेनली जो नहीं होता ऐड वो है सुनामी। अब सुनामी ना तो जियोलॉजिकल के अंडर आता है और ना ही प्योरली हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल के अंदर। तो उसमें एक बताया था कि कोस्टल वो इसके अंदर पर्टिकुलरली आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज 25th क्वेश्चन है ये है, और जून 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन द रिसेंटली लॉन्च्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन AQI। तो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें देखते हैं पहले कि कौन कौन से इसमें इंक्लूड हैं। अब देखो 8 पैरामीटर्स हैं या फिर 8 पोल्यूटेंट्स हैं, तो इनमें से ओजोन ये तो है, इंक्लूड है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO ये भी इंक्लूड है।
उसके बाद फाइन पार्टिकल्स मैटर मतलब 2.5 ये भी इंक्लूड है। और जो ऐड नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये ऐड नहीं है। ओके, आज हमने डिस्कस किए ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 5। और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे EPI 2018 मतलब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो अभी नई रैंकिंग आई है 2018। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम करेंगे। उसके बाद अपना लास्ट होगा पार्ट 6, उसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।